अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पैरा एसएफ हिस्ट्री एंड कल्चर ट्रेनिंग। तो ये हमारे एक प्यारे भाई ने दी थी, वो काफ़ी दिन से उनने लिंक दिया हुआ था, तो बस कर ली थी वीडियो, अभी रिएक्ट नहीं किया था। विक्की चौहान उनका भाई नाम है, तो सॉरी भाई फॉर लेट। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो देखते हैं और बाद में देते हैं रिव्यू। हमारा झंडा इसलिए नहीं फहराता क्योंकि हवा चलती है। यह हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो उसकी रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर देता है। भारतीय सेना इस देश की मुट्ठी है जिसकी उंगलियां हैं उसकी रेजिमेंट्स। हर एक रेजिमेंट सेना परिवार का एक सदस्य है और उनकी जीवनी भी। दिसंबर 1971 बांग्लादेश, उस समय का पूर्वी पाकिस्तान। यहां मौजूद तंगेल जिला अक्सर शांत रहता था, लेकिन आज तंगेल के आसमान में हरकत थी। दो जहाज देखते ही देखते बांग्लादेश की सीमा के भीतर थे। यकायक जहाज खुले और 700 सैनिक आसमान से कूदे और ढलते सूरज की रोशनी के साथ जमीन पर गायब हो गए। ये पैराट्रूपर्स उस दिन एक खास मिशन पर थे। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और ये सैनिक उस दिन एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर थे। बांग्लादेश के इस हिस्से में बहती थी जमुना नदी। उस पर बना पुंगली ब्रिज वह अकेला जरिया था जहां से पाकिस्तानी फौज ढाका पहुंच सकती थी। आसमान से जमीन और जमीन से पानी तक का सफर महज 4 घंटों में पूरा कर नदी पर मौजूद इस ब्रिज पर इन सैनिकों का कब्जा था। जब पाकिस्तानी सेना यहां पहुंची तो इतनी तादाद में यहां पहले से मौजूद इस सेना को देख वो सकपका गए। इस झटके से वो उबर पाते कि उन पर आक्रामक हमला हुआ और 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक वहीं मारे गए। जीत का बिगुल बजते ही बाकी बची दुश्मन की सेना पीछे हट गई और भारतीय सेना के ये जवान ढाका को सुरक्षित रखने में कामयाब हुए। ये सैनिक थे पैराशूट रेजिमेंट के। पैराशूट रेजिमेंट भारतीय सेना की हवाई इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इसकी खासियत है कि इसमें शामिल होने वाला हर सैनिक अपनी मर्जी से मरून बेरेट पहनने के लिए खुद को काबिल बनाता है। उनका सपना होता है इस पंखनुमे बैज को पाना और ये विंग्स वाकई में देते हैं इनके हौसले को ऊंची उड़ान। अपने सीने पर इस बैज को देखने का सपना तो कई देखते हैं, पर इसे हासिल कुछ ही कर पाते हैं, क्योंकि एक पैराट्रूपर बन पाना कोई आसान काम नहीं। पैराशूट रेजिमेंट का इतिहास जो है वो स्वतंत्रता से पहले का है। 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड एक ऐसी फॉर्मेशन है जो आज़ादी से पहले स्थापित हुई थी। आज़ादी के समय पे हमारे पास 2 ब्रिगेड थे पैराशूट रेजिमेंट में, जिसमें कि 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड और 77 पैरा ब्रिगेड। लेकिन 1950 में एक ब्रिगेड को जो है डिसएम्बॉडी कर दिया गया और उसके बाद जो है हमारे पास एक ब्रिगेड और 3 पैराशूट बटालियन जो है वो बरकरार रही।
उसके बाद जो है 1952 में पैराशूट रेजिमेंट की स्थापना हुई स्वतंत्र भारत में, जिसके अधीन जो है 50 इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड के नीचे 3 पलटनों को लाया गया, 1 पैरा, 2 पैरा और 3 पैराशूट बटालियंस। उसके बाद जैसे जैसे आगे जो है ऑपरेशन बढ़ते रहे, हालात बदलते रहे, पैराशूट रेजिमेंट की जो है और बढ़ोतरी होती रही। हवाई दस्ते फौज के वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है जो काम पैदल रास्ते या पानी के रास्ते नहीं किए जाते, वो हवा के रास्ते करते हैं। उन दस्तों को हवाई इन्फेंट्री कहा जाता है, एयरबोर्न इन्फेंट्री कहा जाता है। इनका मोड ऑफ ट्रैवल इज बाय एयरक्राफ्ट्स। दुश्मन के इलाके में लैंड करने के बाद वो नॉर्मल इन्फेंट्री या नॉर्मल स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स बन जाती हैं और अपना काम पूरा करती हैं। उन्हें ले जाने का मीडियम एयरबॉर्न होता है, इसलिए उनका ट्रांसपोर्टेशन या बैटलफील्ड में जाने का तरीका उन्हें एयरबॉर्न फोर्सेस बनाता है। जनरल स्टूडेंट थे, एक जर्मन जनरल थे, उन्होंने जो एयरबोर्न कंसेप्ट है, जो पूरा पैराट्रूपिंग का कंसेप्ट है, उन्होंने प्रोपोगेट किया था सबसे पहले ये। और थे तो स्टूडेंट, वो जनरल स्टूडेंट, लेकिन वो उनको कहा जाता है टीचर ऑफ ऑल जर्मन जनरल्स। और जैसे हम जानते हैं जर्मन जनरल्स जो हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं, बहुत ही अच्छे जनरल्स होते हैं और आज तक उनको स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ जो जर्मन पैराट्रूपर्स थे, साथ में ब्रिटिश पैराट्रूपर्स और अमेरिकन पैराट्रूपर्स ने उनको कॉपी करा और बाकी फ्रेंच पैराट्रूपर्स भी माने जाते हैं। तो वहाँ से ये इवॉल्व हुआ। और अगर आप मेजर ऑपरेशन देखे जाएं तो पैराट्रूपर्स के वो नॉर्मंडी लैंडिंग्स थे और उसके बाद ऑपरेशन मार्केट गार्डन था। पैराशूट यूनिट भारतीय सेना की सबसे पुरानी हवाई टुकड़ियों में से एक है। अक्टूबर 1941 में सबसे पहले सेना में हवाई यूनिट खड़ी की गई थी, लेकिन इसमें शामिल हुए सिर्फ अंग्रेज। लेकिन जल्द ही इसमें गुरखा बटालियन के शातिर सैनिकों को शामिल किया गया और इस तरह बनी सबसे पहली 50th इंडियन पैराशूट ब्रिगेड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआती समय में जर्मन पैराट्रूपर्स की शानदार सफलता के बाद इसका मिलिट्री जो थिंकर्स थे उनका ध्यान पैराट्रूपर्स की तरफ गया। और भारत में उस टाइम जो जनरल सेशल थे, हमारे कमांडर इन चीफ उस टाइम, तो उन्होंने ये आदेश दिया कि भारत में भी एक एयरबोर्न ट्रूप्स का रेजिंग की जाए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए 26 अक्टूबर 1941 को फर्स्ट पैरा ब्रिगेड की स्थापना की गई, जिसमें 3 पैरा यूनिट्स थी। और इमीडिएटली रेजिंग के बाद इनको एयरबोर्न ऑपरेशन में काम करने का मौका मिला और उनको बहुत सफलता मिली। और 15 अप्रैल 1952 में पैराशूट रेजिमेंट को खड़ा किया गया। और पैराट्रूपर्स की महत्वता देखते हुए 1960 के दशक में 7 और यूनिट्स इस रेजिमेंट में शामिल की गई, जिनमें से 9 पैरा और 10 पैरा एक कमांडो के तौर पे खड़ी की गई। इन यूनिटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बर्मीज कैंपिंग, जहां पर ये एयरलैंड ऑपरेशंस और पैरा ऑपरेशंस के दौरान, एयरबोर्न ऑपरेशंस के दौरान तो हिंदुस्तान का सबसे पहला और एयरबोर्न ऑपरेशन जो हुआ था वो हुआ था इन इम्फाल, जो एक बैटल है, बैटल ऑफ शंक्षक। ऐसा बैटल था जिसने अपना जो बर्मीज कैंपेन का पूरा जो माहौल था, जो बर्मीज कैंपेन में जो तरतीब था वो बदला है। सो ये एयरबोर्न फोर्सेस 153rd एयरबोर्न बटालियन ने जंप किया और इट लैंडेड इन अ प्लेस कॉल्ड एलिफेंट पॉइंट। वहां से इट मूव टुवर्ड्स दिस एरियाज इन बर्मा एंड दिस ऑपरेशंस एंडेड अप इन फिनिशिंग इन इम्फाल एरिया। सो ये ऑपरेशंस यहाँ तक जो एयरबोर्न फोर्सेस थी बिफोर प्री इंडिपेंडेंस में कराया गया था। 1946 में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने पर इस रेजिमेंट को हालांकि तोड़ दिया गया, लेकिन इनके सैनिकों को एकजुट ही रखा गया। और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 14th इंडियन पैराशूट ब्रिगेड पाकिस्तान चली गई और 50th इंडियन पैराशूट ब्रिगेड और 77th पैराशूट ब्रिगेड भारत का हिस्सा बनी। लेकिन एक खालिस पैराशूट रेजिमेंट का गठन आखिरकार 1952 में ही हुआ और इसके चलते पैराशूट रेजिमेंट आज भारतीय सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट्स की सबसे नई रेजिमेंट्स में से एक है। रेजिमेंट को भले ही कुछ दशकों में खड़ा किया गया, लेकिन इसके कारनामों की मिसाल लगातार दी जाती है। आज इनके नाम कई बैटल ऑनर्स और थिएटर ऑनर्स हैं। 13 अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र, 7 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 23 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 21 कीर्ति चक्र, 63 वीर चक्र।
और इस रेजिमेंट की बड़ी खासियत है इसकी स्पेशल फोर्सेस बटालियन, जिसमें शामिल होते हैं कमांडोज। विश्व भर में किसी भी सैनिक का सबसे घातक हथियार है उनके कमांडोज। ये कमांडोज एलीट लाइट इन्फेंट्री का हिस्सा होते हैं, और एलीट होने का मतलब कि इन्हें स्पेशल से भी स्पेशल ट्रेनिंग देकर हवा, जमीन और पानी में होने वाले कठिनतम ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाता है। ये समझ लें कि एक कमांडो कुछ भी कर सकता है। जो टर्म कमांडो है, जो वर्ड कमांडो है, इट हैज कम फ्रॉम अफ्रीकांस, और यू कैन कॉल द डच लैंग्वेज which is spoken, it's a Boer language, it's a language which is spoken in South Africa. Commando means people who operate behind enemy lines. The word signifies as that. Or a small or light infantry is always called commando. हिंदुस्तान के context में अगर आप देखें, commandos are those aggressive sub-units. ये एक घातक इमदादी दस्ते हैं जो देश के जो भी टास्क होते हैं, जो मिलिट्री टास्क हैं, वो अक्रॉस द एलसी बोल लीजिए, अक्रॉस द बाउंड्री बोल लीजिए, द बॉर्डर बोल लीजिए, वहां जाके अपना काम का अंजाम देते हैं। पैराशूट रेजिमेंट की ये बेहद खास यूनिट्स, जो कि पहले कमांडो यूनिट्स कहलाती थी, आज स्पेशल फोर्सेस यूनिट कहलाई जाती है। और इन कमांडोज के बैच पर लिखा जाता है पैरा। ये न सिर्फ शारीरिक तौर पर बेहद मजबूत है, बल्कि शायद दिमागी तौर पर उससे भी ज्यादा। उन्हें कार्य को किसी भी सूरत में खत्म करने का जिम्मा सौंपा जाता है, और ये ताकत और हिम्मत दोनों की ही मिसाल है। और भारतीय सेना में कमांडो यूनिट्स का जन्म हुआ 1966 में, और इस चर्चा की शुरुआत की कर्नल मेघ सिंह वीर चक्र ने, जो कि गार्ड रेजिमेंट से ताल्लुक रखते थे। उनकी दरख्वास्त पर एक कमांडोज की टुकड़ी खड़ी की गई, जिसका काम था पाकिस्तान की सीमा में घुसकर ऑपरेशंस को अंजाम देना। इस पहली टुकड़ी में शामिल हुए 2 राजपूत, 2 जाट और गार्ड यूनिट, और राजपुताना राइफल्स की यूनिट, और यह कहलाई मेघ फोर्स। और इस यूनिट के साथ वो पहुंचे भारत की वेस्टर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह के पास। 1965 का वॉर चल ही रहा था, एंड उसमें he walked up to General Harbaksh and he said, give me an opportunity to showcase my capabilities and let me raise this unit to its full fighting capabilities. इस capabilities पर जनरल हरबख्श ने उनको opportunity दी, एंड ये यूनिट जब खड़ी हुई, दिस यूनिट हैज, इसने ऐसा अपने जो कार्रवाई जो की है इन द एरियाज ऑफ पुंछ, इन द एरियाज ऑफ नौशेरा, काफ़ी घातक हमले किए इन लोगों ने, दुश्मन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, काफ़ी हताहत किया दुश्मन को। उसके वजह से ये यूनिट ने काफ़ी अपना नाम कमा रखा। नाउ बेस्ड ऑन दिस, जब मेघ फोर्सेस बन चुका था, नाउ दे वे अगेन रिक्रिस्टन एज पार्ट ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट, सो द मेघ फोर्स बिकेम 9 पैरा कमांडो। और कुछ चुनिंदा कमांडोज ही आज स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा हैं, जिनके इस खास दर्जे के बारे में किसी को नहीं पता होता। ये कहां ट्रेन होते हैं, कैसे ट्रेन होते हैं, कब ट्रेन होते हैं, और किस मिशन के लिए तैयार किए जाते हैं, ये सब पूरी तरह से एक गोपनीय यानी सीक्रेट मिशन के तहत होता है। पैरा स्पेशल फोर्सेस के जो ऑपरेशंस होते हैं, वो इस तरह से दिए जाते हैं, दे ऑलवेज क्लाउडेड इन सीक्रेसी, एंड गुप्त इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि देयर इज नो प्लेस फॉर दिस ऑपरेशंस टू फेल। आप स्पेशल फोर्सेस को तभी यूटिलाइज करते हैं जब आपने ऐसा ठान रखा है, द गवर्नमेंट थिंक्स अबाउट इट, और द कमांडर्स ऑफ द चेन अंडरस्टैंड कि ये मिशन को हासिल करना ही है। टास्क कंप्लीशन की इतनी इंपॉर्टेंस होती है, इन ऑपरेशंस को बहुत गुप्त के रखा जाता है अनटिल द कंप्लीशन। इनफैक्ट कई ऑपरेशन जो स्पेशल फोर्सेस करती है, वो उनके सफलता पूर्वक कार्रवाई खत्म होने के बाद भी दे केप्ट अ सीक्रेट, बिकॉज दिस आर एवरी स्पेशल फोर्सेस हैज इट्स ओन मेथड ऑफ ऑपरेटिंग। सबका अपना तरीका होता है हर एक ऑपरेशन को अंजाम देने का, हर एक कार्रवाई को अंजाम देने का। सो इसलिए इस सीक्रेसी रखी जाती है ताकि इस सेम ऑपरेशन जिस तरह से किया गया है, अगली बार भी उसी कॉन्सेप्ट से, उसी टैक्टिक से करा जाए। अगर इतिहास देखा जाए तो बड़ा सुनहरा इतिहास है। हर एक ऑपरेशन में जो है पैराशूट रेजिमेंट में ने कामयाबी पाई है, तो इसलिए हर एक का
ये मन में रहता है कि हम पैराशूट रेजिमेंट ज्वाइन करें। और दूसरा मरून बेरेट। मरून बेरेट पहनने की एक अलग शान है, चुनौती वाला है, लेकिन इसमें जो है जो भी नुमाइंदा आता है उसको बड़ा गर्व होता है कि वो जो है मरून बेरेट पहन रहा है। तो इसलिए जो है काफ़ी लोग जो है वॉलंटियर फोर्स, हालांकि मुश्किल है, कठिनाई है, सिलेक्शन प्रोसीजर हमारे जो हैं काफ़ी सख्त हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पैराशूट रेजिमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं। रेड डेविल्स कहलाने वाले ये कमांडोज खून के लाल सुर्ख रंग से पहचाने जाते हैं। खास मरून बेरेट पहनते हैं जो दर्शाती है कि उनका खून का कतरा कतरा अब सिर्फ देश के लिए बना है। सेनानी करो प्रयाण भय, भवी इतिहास तुम्हारा है। ये नख्त अमा को बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी पर मौजूद भारतीय सेना के स्थानीय मुख्यालय पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में सेना के 18 जवान शहीद हुए। यह भारतीय सेना पर हुआ 20 सालों में सबसे बड़ा हमला था। यह एक फिदायीन हमला था जिसे सीमा पार पनप रहे आतंकियों ने अंजाम दिया। भारत सरकार ने इस हिमाकत को बेहद गंभीरता से लेते हुए इस हमले के 11 दिनों के भीतर अपने कमांडोज को सौंपा सर्जिकल स्ट्राइक करने का मिशन। सर्जिकल स्ट्राइक्स में देश ने एक स्ट्रेटेजिकल रिजॉल्व दिखाया और पैरा एसएफ को टास्क किया गया कि आप मल्टीपल टारगेट्स को एक टाइम पे साइमल्टेनियसली डिस्ट्रॉय करेंगे। तो दोनों साइड पीर पंजाल के नॉर्थ और साउथ में लगभग 300 किलोमीटर अपार्ट टेररिस्ट कैंप चुने गए और जहां पर इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करा, जीरो मून था उस टाइम, बिल्कुल मून नहीं था, इन्फिल्ट्रेट करा, कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया और वापस आए। फेलियर वॉज नॉट एन ऑप्शन एंड सक्सेस नॉट अ प्रोबेबिलिटी। फेल हो नहीं सकते थे, क्योंकि फेल होते तो बहुत इंडिया का बहुत नुकसान होता और इट कुड हैव लेड टू अ वॉर। एंड इसलिए जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है मोस्टली मतलब हेवली मैन्ड है, हेवली माइंड है, उसमें इन्फिल्ट्रेट करना, घुसपैठ करना, अंदर जाना, टेररिस्ट कैंप को ढूंढना, वहां पहुंचना, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करने जो फायर खोलते हैं तो सबको पता लग जाता है कि आप वहां पर हैं। और वो जो पाकिस्तानी आर्मी जो डिप्लॉयड है वो उनके रूट सील कर देगी, उनको वापस नहीं आने देगी। अगर हमारा एक भी आदमी वहां कैप्चर हो जाता या रह जाता या इंजर हो जाता तो आप सोच सकते हैं कि उसका क्या होता। तो ये जो फ्लॉलेस ऑपरेशन किया जहां पर फेलियर वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर देम। और उस रात इस बेहद गोपनीय मिशन के तहत ये कमांडोज भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान पहुंचे थे। आतंकवादियों और उनके ठिकानों को पूरी तरह से खत्म करके ये पूरी यूनिट सही सलामत वापस लौटी। पैरा एसएफ का एक जवान अपने आप में एक फौज के बराबर है और स्पेशल फोर्सेस में कमांडो बन पाना हर किसी के बूते की बात नहीं। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और विकी भाई ने बहुत ही भाई अच्छी वीडियो भाई दी है। तो क्योंकि वीडियोस हमने पहले भी आर्मी पर बहुत बनाई हैं, बहुत तो नहीं अभी बोल सकते क्योंकि अभी इनकी ट्रेनिंग भी आई थिंक देखी थी हमने ट्रेनिंग की साफ वीडियो देखी, लेकिन वो अपलोड नहीं हुई। साफ हमने वीडियो देखी थी, जैसे भाई पानी में ऐसे ही है ना, पानी और में भूखा इनको रखा जाता और फिर गटरों का पानी, लेकिन वो होता नहीं था गटरों का पानी नहीं था वो भाई। इन्होंने गिलास में ऐसा कोई केमिकल मिलाया हुआ था। इन्होंने बोला जब ये मतलब कि लाइन में सुबह सुबह इनको जब पानी दिया गया था ना, बहुत ही देर के बाद मतलब काफ़ी घंटों के बाद भाई इनको जब पानी पिलाया गया, मतलब कि थके हारे हुए थे ना, तो जब इनको पानी भाई पकड़ाया था ना तो उसमें कोई केमिकल ऐसा था तो उससे भाई ऐसी बदबू आ रही थी। इन्होंने बोला कि जो जिस पानी से आपने सुबह नहाए या वॉशरूम मुँह से होकर आए भाई, वहाँ से ये पानी लिया गया। तो वैसा क्यों केमिकल था, बदबू भी वैसी आ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल साफ शफाफ पानी था, बस केमिकल थोड़ा सा मिलाया हुआ था। तो भाई वो उन्होंने पी लिया। मतलब झांसा देने के लिए कि ये ना करें और ट्रेनिंग से बाहर हो जाए, मतलब बिल्कुल ऐसे ही ना निचोड़ते हैं इस वो ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक सिलेक्शन थी। मतलब कि सिलेक्शन ऐसी थी। तो जब अब ये हम ट्रेनिंग ही देख रहे थे ना,
तो इसका हाफ पार्ट बना रहे हैं, तो इसका बाकी भी ज़रूर बनाएंगे। तो आपने देखा कि भाई कैसे वो अपनी मेहनत करते हैं। तो उनकी भाई उन्होंने में से अगर 23 लड़के थे ना सिलेक्शन में, तो बच के भाई 11 लड़के रह गए थे, 11 या 12 भाई इतने थे। तो बहुत ही भाई इनकी हार्ड ट्रेनिंग थी, सॉरी सिलेक्शन इतनी हार्ड थी। तो आप सोच सकते हैं कि भाई इनकी ट्रेनिंग कितनी हार्ड होगी। और ये बहुत ही भाई स्पेशल फोर्स है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। और इसका नाम भी उन्होंने भाई स्पेशल फोर्स रखा हुआ है, पैरा एसएफ स्पेशल फोर्स, वही ना। तो ये कुछ जैसा कि वीडियो में बता रहे थे कि पाकिस्तान की साइड में भी कुछ आ गए थे, कुछ इंडिया की साइड, जो बंटवारा हुआ था तो उस वक़्त में। तो उस वक़्त इन्होंने बहुत से भाई जो ऑपरेशन है वो सर अंजाम दिए थे। बहुत से भाई इन्होंने अपने जो अवार्ड हैं वो अपने नाम किए हैं। बहुत से मेडल इन्होंने अपने देश के लिए भाई जीते हैं। तो जो इनके भाई स्पेशल को 11-12 मतलब कि ऑपरेशन हुए थे, हमने इनकी भाई डिटेल देखी थी। तो वो उन्होंने भाई जो अलग-अलग अपना मतलब कि उन्होंने बेस में गए थे ना, हमने बनाई थी इस पर वीडियो, हमने पहले भी अभी बनाई है हाल ही में। तो जब ये बेस बदल कर गए थे अलग-अलग, हर एक जैसा मुल्क होता है वहाँ भाई ये वैसे ही बेस बदल कर जाते हैं, वहाँ पर वैसा भाई बन कर रहना। तो बस ये इनकी हिम्मत है कि भाई ये वैसा बन कर रहते हैं। और ये अपनी असल में ये इस तरह की वीडियोस जो है ना वो यूट्यूब पे होनी भी चाहिए। मकसद यही है कि एक तो ठीक है, एक रियलिटी है इसमें कि ये ऐसा ही है, ये इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ भी है कि हमारी जो है ना वो यंग पॉपुलेशन जो है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरनेट के साथ अटैच भी है। जो लड़के खासकर जो स्टडी लेवल पे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट के साथ अटैच हैं, यूट्यूब के साथ। इस तरह के वीडियो देखने का या उनको दिखाने का मकसद भी यही होता है कि उनके अंदर भी एक जो है ना वो एक जोश पैदा हो अपने मुल्क के पैदा लिए। हो बिल्कुल, मुल्क के लिए। मुल्क परस्ती एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये हर इंसान में नहीं होती। ये जो है ना वो कोई इस पे जो है ना वो अमल पैरा होता है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें सारी दिखाने का मकसद या यही होता है कि ये जो भी हमारे लड़के होते हैं ना जो अटैच हैं, वो इनसे सीखें, इसकी तरफ जो है ना वो राग़िब हों, अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए। वो कई तरह की होती हैं। देखो, आप अगर एक मुल्क में अगर आप पढ़ के आप डॉक्टर लग गए हैं तो वो भी एक मुल्क के लिए आप कुर्बानी दे रहे हैं। इंजीनियर लग रहे हैं या किसी भी आप डिपार्टमेंट या शोबे में जाते हैं तो आप वो या अपने मुल्क की जो है ना वो खिदमत कर रहे हैं एक किस्म की। तो अगर आप इधर भी जाते हैं तो ये तो खैर एक अवार्ड है ना, ये तो हर किसी के नसीब में नहीं आता। और जिनके आता है वो बहुत लकी लोग होते हैं और इसके लिए मेहनत भी बहुत करना पड़ती है, अपना जो है ना वो बहुत जान लड़ानी पड़ती है इन मामलात में। तो बहुत अच्छा जो है ना ये एक जो है ना वो है। बिल्कुल ऐसे इन्होंने भाई कुछ ना जो रेजिमेंट इनकी थी उनके भाई इन्होंने कुछ नाम भी बताए थे। ये इन्होंने भाई नाम भी बताए थे, बिल्कुल हम देख रहे थे इसमें। वीर चक्कर जो है ना वो उन्होंने मतलब जो अवार्ड उनको मिले हैं ना ये उन्होंने तादाद बताई थी कि इतने इतने जो है ना वो इस स्टेप पे जाकर जो है ना उनको जो है ना वो मिले हैं। ये होता रहता है जी, जब इनको जो है ना वो मिशन मिलते हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ मिशन ये खैर इनके सारे मिशन जो है ना वो होते भी थोड़े जो है ना सीक्रेट हैं। तो उस पे जो इनको ये रिवार्ड वगैरह जो है ना वो मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे अब सीक्रेट ही होते हैं। मुल्कों में जाके भी इनके बहुत ऑपरेशन होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ना इनके बहुत ऑपरेशन होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कहीं भी अब ये तो नहीं ना पता चलता कि अब ऐसे बंदे का पता चल जाए। ये तो भाई एक हर एक बंदे को पता है कि ये सीक्रेट्स मिशन होते हैं। सीक्रेट्स मिशन पर दूसरे मुल्क में जाते हैं और इनकी ये ख़ास बात है जो स्पेशल फोर्स, यही ना कि ये स्पेशल फोर्स है जो स्पेशल जो भी ऑपरेशन है इन्होंने करना होता है। दूसरी भी हैं भाई, राष्ट्रीय राइफल भी है और भी इनकी फ़ौजें हैं। जो राष्ट्रीय राइफल है ना वो भी भाई बहुत अच्छी फ़ौज है, उस पर भी हमने वीडियो बनाई है। तो मज़ीद उस पर भी हम वीडियो भाई बनाएंगे और भी। तो ये भाई स्पेशल जब ऑपरेशन पर जाती है तो जैसा का वहाँ माहौल है भाई वैसे ही बन जाती है फ़ौज की। ये बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि उनको ट्रेनिंग ही ऐसी है कि जैसे जहाँ के वो भाई उन्होंने जहाँ जाना होता है वो वैसे ही बनकर रह जाते हैं, एक मॉल के साथ भाई वो घुल मिल जाते हैं। ऐसे भाई बात है। तो इनकी आप देख लें कि उन्होंने भाई बहुत डिटेल से बताया, पूरी डिटेल एक इस वीडियो में दी गई है कि जैसे उन्होंने ऑपरेशन किया। देखेंगे ना सारी तो
फिर हाँ बिल्कुल ऐसे इंफॉर्मेशन मिलेगी। बिल्कुल ऐसे जब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो तब भाई और पता चल जाएगा। ये तो अभी एक पार्ट में जो अब हम इनने देखी है, इनकी जो ट्रेनिंग है और इनके जो बड़े अफसरान हैं वो भी इनकी तारीफ़ें कर रहे थे, क्योंकि वो भी इसी लेवल से गुजर कर गए हैं। तो बिल्कुल फिर ही वो आगे जाकर एक बने हैं, इस लेवल पर आए हैं। तो बिल्कुल भी और भाई जब देखेंगे तो बहुत और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मिलेगी। और यही लास्ट पे कहना चाहते हूँ कि जो भाई होती है ना हमारी आर्मी, मतलब कि फ़ौज जो है हमारे पाकिस्तान की हो, इंडिया की हो, किसी भी कंट्री को, भाई अपनी देश के लिए जान कुर्बान करती है। पाकिस्तान के सब अपनी भाई अपने मुल्क से बहुत प्यार करती है। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, आर्मी के लिए भाई कोई लफ्ज़ नहीं बोले जाते जहाँ तक मेरा ख्याल है। और हर एक आर्मी से भाई प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान भाई, क्योंकि धूप हो भाई, बारिश हो, जो भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, उन्होंने भाई अपनी ड्यूटी देनी होती है, ज़रूर देते हैं। वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार होते हैं, अपने भाई देश के लिए तैयार हैं। जो भी उनको भाई मुश्किलात आती हैं उनका भाई वो सामना करने के लिए तैयार हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज़ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।